हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2016 में आई एक ड्रामा जापानीज मूवी सर्वाइवल फैमिली को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपको डर लगेगा, जबकि ये कोई हॉरर मूवी नहीं है और ना ही इसमें कोई भूत है। और मेरा दावा है ये वीडियो देखने वाला हर इंसान इस मूवी से रिलेट कर पाएगा, उन्हें छोड़कर जो ये वीडियो गाँव से देख रहे हैं। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों की सुजुकी सरनेम की फैमिली को देखते हैं, जो टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। फादर योशी जो टीवी देख रहे थे, बेटा किंजी और बेटी यूई अपने फोन पर बिजी थे। यहाँ हम देखते हैं पूरी फैमिली खुद को एंटरटेन करने पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और मुश्किल से ही साथ में समय बिताते हैं। मतलब ये फैमिली फिलहाल आज के दौर की फैमिली से बिल्कुल सेम है। अगली सुबह योशी लेट जागता है क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक बजी नहीं। वो तुरंत बाहर आकर अपनी वाइफ मित्सु से टाइम पूछता है, लेकिन घर की कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही थी। साथ ही मित्सु उसे बताती है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जिससे घर की कोई भी मशीन काम नहीं कर रही। यूई भी जागती है और जैसे ही उसे पता चलता है बिजली नहीं है, वो तुरंत अपना फोन देखने भागती है। योशी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन भी बंद हो चुका था। फादर और बच्चे तैयार होकर अपने काम और स्कूल जाने निकलते हैं, लेकिन सामने ही वो लोगों की भीड़ देखते हैं। लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है लिफ्ट का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा, सभी लोगों को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सभी अचानक हुए पावर आउटेज से कंफ्यूज थे। योशी पहले ही लेट हो चुका था, इसीलिए वो ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे फिर से भीड़ दिखाई देती है। थोड़ी देर में ही सबको पता चलता है पावर आउटेज से ट्रेन भी बंद हो चुकी है। ऑफिसर उन सभी से कहता है ट्रेन शुरू होने पर वो उन्हें नोटिफाई कर देंगे। लोग तुरंत ही बस पकड़ने भागते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रिक और फ्यूल पावर सिस्टम रहस्यमय तरीके से बंद हो चुके थे। फिर हम केंजी को देखते हैं, जो अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। वो देखकर हैरान रह जाता है कि रोड पर एक भी गाड़ी नहीं है। केंजी कंफ्यूजन में लोगों को काम पर भागते हुए देखता है, यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग उसके पास साइकिल देखकर उससे जलते भी है। दूसरी तरफ योशी जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन बाहर उसे पता चलता है ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर भी बंद है, जो खुल नहीं रहा। और सबसे अजीब बात तो ये थी, वहाँ मौजूद किसी की भी घड़ी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनमें से किसी को भी पता नहीं था अभी टाइम क्या हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद उसके 2 कलीग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और सभी अंदर अपना काम करने जाते हैं। लेकिन ऑफिस के अंदर जाने पर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही होती है, क्योंकि ऑफिस का कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ भी पावर नहीं था। वही घर के बाहर मित्सु अपने कुछ दोस्तों से मिलती है, जो सभी पावर आउटेज की बातें कर रहे थे। उसकी सभी फ्रेंड्स पास ही के स्टोर में भागती है ताकि रात के लिए कैंडल्स ले सके। मित्सु कंफ्यूज थी क्योंकि उसे लग रहा था रात होने तक पावर आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करती है। स्टोर में लोग पानी, खाना और सप्लाई का स्टॉक जमा कर रहे थे। मित्सु भी यही करती है, लेकिन पेमेंट करने के लिए लंबी लाइन लग चुकी थी। अब पेमेंट मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, इसीलिए कैशियर अनाउंस करती है कि वो सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए कुछ लोग लाइन तोड़कर एटीएम जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है एटीएम भी काम नहीं कर रहा। वही योशी के ऑफिस में लोगों को समझ में आता है ये कोई नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं आखिर हुआ क्या है। उनका बॉस आज के दिन उन्हें छुट्टी दे देता है, क्योंकि कोई भी अपने कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता था। बाहर वापस जाते समय योशी साइकिल स्टोर में जाता है। पावर आउटेज की वजह से साइकिल्स की कीमत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन योशी फिर भी एक साइकिल खरीद लेता है। रात में घर में हर तरफ कैंडल्स लगी थी, सब लोग शांति से अपना डिनर करते हैं। केंजी वॉशरूम जाता है, जहां उसे पता चलता है टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा। इसी समय नल भी बंद हो चुका था। यूई कंफ्यूज होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने से नल बंद नहीं होते। डिनर के बाद दोनों बच्चे अपने रूम में जाते हैं हमेशा की तरह, लेकिन कुछ देर में ही बिना फोन और इंटरनेट के वो बोर हो चुके थे। पूरी फैमिली बालकनी में आकर खूबसूरत आसमान को देखती है। पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन तारों की रोशनी से शहर दिख रहा था। फैमिली साथ में इस क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हैं, जो पता नहीं उन्होंने कितने समय से नहीं किया था। अब पावर आउटेज को 3 दिन हो चुके थे। उनका अपार्टमेंट पूरी तरह बदल गया था। किचन में झूठे बर्तन पड़े थे, क्योंकि बर्तन धोने पानी ही नहीं था। कपड़े घर के अंदर ही सूख रहे थे। सिर्फ 3 दिन बिजली के
ना होने से लोगों की लाइफस्टाइल में भारी बदलाव आ चुका था। उसी दिन योशी के ऑफिस में उसका बॉस अनाउंस करता है पावर वापस आने तक किसी को भी काम पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन योशी कहता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन उसका बॉस उसे अपने परिवार का ख्याल रखने कहता है। साथ ही उसका दावा था इस कंडीशन में टोक्यो जैसी सिटी में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत जल्द शहर का पानी खाना सब खत्म हो जाएगा। ऑफिस के बाहर योशी देखता है उसका बॉस अपनी फैमिली के साथ अपने गांव जा रहा था। योशी भी ऐसा ही करने का सोचता है, लेकिन उसे उम्मीद थी बहुत जल्द सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं मित्सु बोतल लेकर पानी लेने के लिए पास ही के वाटर टैंक जाती है, जहां उसके ही जैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्हें पता चलता है पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। उसी समय योशी भी बैंक जाता है ताकि कुछ पैसे विड्रॉ कर सके, लेकिन वहां भी बहुत भीड़ थी जो उसे बाहर धकेल देते हैं। अब पावर आउटेज को 7 दिन हो चुके थे। स्टोर से सारा फूड, पानी और सप्लाई पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ऑफिसेस, स्कूल बंद कर दिए गए थे। पावर आउटेज की वजह से सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग गांव की तरफ जा रहे थे, इसीलिए योशी भी फैसला करता है वो भी यही करेंगे। अगले दिन वो अपने बैग के साथ सुबह सुबह ही साइकिल से निकलते हैं। दोनों बच्चे खुद साइकिल चलाते हैं, लेकिन योशी मित्सु को अपने साथ लेकर चलता है। उन्हें आधे रास्ते में पानी खरीदना था, लेकिन सभी शॉप वालों ने पानी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। मित्सु बार्गेनिंग करती है और कम दामों पर बहुत सारा पानी खरीद लेती है। फिर वो एक जगह रेस्ट करते हैं और खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान था वो फ्लाइट से मित्सु के फादर के पास कागोशिमा गांव जाएंगे। उन्हें किसी ने बताया था फ्लाइट चल रही है, लेकिन यहाँ भी वो डिसअपॉइंट ही होते हैं, क्योंकि बाहर भीड़ ऑफिसर्स के साथ बहस कर रही थी। ऑफिसर्स बताते हैं जब तक पावर वापस नहीं आता सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। अब उनके पास जाने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए वो पास ही के होटल में जाते हैं। होटल की ओनर यहाँ उनकी सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए उनसे बहुत ज्यादा पैसे मांगती है, लेकिन वो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। रात में योई उन्हें वापस चलने बोलती है, लेकिन योशी के मुताबिक अब तक टोक्यो में पानी और खाना खत्म हो चुका होगा और पानी के बिना वहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। अब उन्हें साइकिल से ही कागोशिमा जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक बुक स्टोर में जाते हैं और वहाँ से एक मैप लेते हैं ताकि उससे लोकेशन नेविगेट कर सके। उसी समय पेरेंट्स एक लेडी से योशी की शराब की 2 बोतल के बदले एक साइकिल और कुछ खाना एक्सचेंज करते हैं। फिर फैमिली अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। कुछ घंटों बाद वो हाईवे पर पहुँचते हैं, जहाँ उनके ही जैसे बहुत सारे लोग थे और बहुत से लोग पैदल गाँव जा रहे थे। ये सीन देखकर आपको कुछ याद तो आया ही होगा। खैर रात होने पर वो एक कैंप में बाकी ट्रैवलर्स के साथ रुकते हैं। एक कपल उन्हें पानी पीता देख उनसे थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं ये उनकी आखिरी बोतल थी। खाना खाने के बाद सभी बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक टनल में उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत उनकी मदद करती है और उन्हें टनल से बाहर निकालती है। अब पावर आउटेज को 16 दिन हो चुके थे। परिवार एक नदी के पास रुका था, जहां उनकी पानी की आखिरी बोतल भी खत्म हो जाती है। अब कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण योशी डायरेक्टली नदी का पानी पीता है। नदी से आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा तूफान मिलता है, इसीलिए उन्हें अपनी साइकिल और चीजें छोड़कर एक पुल के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है। तूफान खत्म होने पर वो देखते हैं एक बाइक का टायर खराब हो चुका था, साथ ही उनके कपड़े और खाना भी बर्बाद हो चुका है। बाद में दोनों बच्चे पास ही के एक शहर में जाकर पानी और खाना ढूंढते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स शहर के बाहर रुके थे। दोनों भी एक स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है स्टोर का फूड सेक्शन पूरी तरह खाली हो चुका है। केंजी अपनी साइकिल के लिए टायर देखने जाता है, लेकिन सारे टायर्स बिक चुके थे। उन्हें स्टोर में बैटरी वाटर मिलता है जिसे पिया जा सकता है। यूई अपने साथ कैट फूड ले लेती है और दोनों वापस अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। यूई पहली बार कैट फूड खाती है, उसे ये बहुत गंदा लगता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। केंजी अपने फोन कवर से साइकिल का टायर ठीक करता है और वो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पूरी फैमिली बैटरी वाटर और कैट फूड से 1 हफ्ते तक सरवाइव करते हैं, लेकिन 22वें दिन वो एक कैंपर्स ग्रुप से मिलते हैं। कैंपर्स उन्हें सड़क पर उगने वाले कुछ पौधों के बारे में बताते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। उनमें से एक अपने नॉन डिजिटल कैमरा से उनकी फोटो लेता है और उनसे प्रॉमिस करता है पावर वापस आने तक वो उन्हें फोटो भेज देगा। कुछ घंटों तक वो उनके साथ ही चलते हैं, लेकिन बाद में वो अपने रास्ते चले जाते हैं। 43वें दिन
दिन फैमिली एक एक्वेरियम के बाहर पहुंचती है जहां लोग वहां की मछलियां पकड़कर पकाकर खा रहे थे। फैमिली खुश होकर लाइन में लगती है क्योंकि वहां लिमिटेड फूड था, लेकिन उनका नंबर आने तक सब कुछ खत्म हो जाता है। योशी उस आदमी से अपने बच्चों को खाना देने के लिए भीख मांगता है, जिस तरह वो कपल उनसे पानी मांग रहा था, लेकिन उनकी ही तरह वो आदमी भी मना कर देता है। निराश होकर फैमिली अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, लेकिन जल्दी ही पानी और खाने की कमी से सभी बहुत थक जाते हैं। एक दिन थककर वो जमीन पर बैठ जाते हैं। तब भूख से योशी कीड़ा खाने वाला था, लेकिन तभी वो पास ही में एक पिग देखते हैं। सब और ज्यादा खुश होते हैं जब योशी पिग को पकड़ लेता है, लेकिन भूख से मरते हुए भी वो पिग को मारने में हिचकिचा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और खुद ही पिग के टुकड़े कर देता है। वो खुद का नाम टनाका बताता है और फैमिली से उस पिग को उसके फार्म तक लाने कहता है। उसके घर पर वो उन्हें खाना खिलाता है। कुछ दिनों से भूखे होने की वजह से वो सब पूरा खाना ही खा जाते हैं। वो टनाका के साथ हफ्ते भर रहते हैं, लेकिन फिर से गाँव जाने की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 3 दिनों बाद वो एक नदी के सामने थे। उन्हें पता चलता है जिस मैप को वो फॉलो कर रहे थे वो पुराना मैप है। अब उन्हें अपने गांव जाने नदी पार करनी होगी, इसीलिए वो लकड़ियों के टुकड़ों से एक राफ्ट बनाते हैं और बहुत मुश्किल से मित्सु और यूई को नदी की दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। फिर योशी और केंजी अगली ट्रिप में अपनी साइकिल लेने वापस आते हैं, लेकिन वापस आते समय ही बारिश बहुत तेज हो जाती है और पानी का बहाव भी। उनका राफ्ट टूट जाता है और योशी साइकिल के साथ डूब जाता है। केंजी अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नदी में उसे योशी की विग ही मिलती है। योशी के मरने से तीनों भी नदी किनारे बैठकर रोने लगते हैं। कुछ समय बाद वो पैदल ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। उनके पास अभी भी कुछ खाना था जो उन्होंने टनाका से लिया था। तीनों रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ डॉग्स मित्सु पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो ढलान से नीचे गिर जाती है। दोनों अपनी माँ को बचाने भागते हैं, लेकिन नीचे जाकर उन्हें पता चलता है मित्सु का पैर टूट चुका है। वो किसी तरह ट्रैक पर वापस आकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन डॉग्स फिर से उन पर हमला करते हैं। लेकिन तुरंत बाद ही उन्हें स्टीम ट्रेन की आवाज आती है। तीनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ट्रेन उन्हें लेने के लिए रुक भी जाती है। वो ट्रेन कोयले से चलती है, इसीलिए ये ट्रेन अभी भी काम कर रही थी। ट्रेन के अंदर के लोग मित्सु का इलाज करते हैं और उनकी काफी मदद करते हैं। अगले सीन में हम नदी किनारे योशी की बॉडी देखते हैं, लेकिन योशी उठ जाता है और किसी तरह उसके पास खड़े ट्रक तक जाता है। तब ही स्टीम ट्रेन सामने से गुजरती है। योशी स्मोक टॉर्च जलाता है ताकि ट्रेन के लोग उसे देख सके। उसे देखकर ट्रेन रुक जाती है और फाइनली परिवार खुशी खुशी रियूनाइट होता है। ट्रेन उन्हें उनके गांव तक छोड़ती है और वो कई सालों बाद मित्सु के फादर से मिलते हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पावर आउटेज को 2 साल और 126 दिन गुजर चुके हैं। पूरा परिवार खूबसूरत कागोशिमा गांव में रह रहा है। वो यहाँ बहुत खुश थे। वो फिशिंग करते, अपने कपड़े खुद बनाते और अपनी सब्जी भी खुद ही उगाते। लेकिन एक दिन योशी अलार्म की आवाज से जागता है। फिर सभी गांव वाले जागते हैं क्योंकि पावर वापस आ चुका था। लाइट जलना और फोन बजने शुरू हो चुके थे। सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था पावर वापस कैसे आई। लेकिन यहाँ फैमिली खुश होने की जगह कुछ दुखी नजर आती है। कुछ हफ्तों बाद परिवार टोक्यो वापस आकर अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा था। न्यूज में बता रहे थे 2 साल और 126 दिन का पावर आउटेज सूरज की सोलर फ्लेयर की वजह से आया था। कुछ लोग यकीन करते थे कि ये कोई टेररिस्ट अटैक था, लेकिन किसी को भी इस पावर आउटेज का असली रीजन पता नहीं था। सब लोग बस अंदाजे ही लगा रहे थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं फैमिली को एक फोटो आती है। ये वही फोटो थी जो सफर के दौरान उस कैंपर ने ली थी। पावर आउटेज ने लोगों को जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, जिन चीजों को सभी इग्नोर करते हैं। जैसे सुजुकी फैमिली, पहले उन्हें एक दूसरे की कोई परवाह नहीं थी। सभी अपनी अपनी जिंदगी और फोन में बिजी थे, लेकिन अब वो इतने करीब थे जैसे पहले कभी नहीं थे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय का साथ में सामना किया। वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी ये अब तक की मेरी सबसे ज्यादा स्कैरी मूवी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर असली जिंदगी में ऐसा पावर आउटेज होता है तो क्या दुनिया में ऐसे ही हालात होंगे या इससे भी बदतर होंगे? मुझे लगता है इससे भी बदतर होंगे। पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे वो कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक एक करके दुनिया के सभी न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे और रेडिएशन से सारी दुनिया खत्म। ये तो सिर्फ एक सिनारियो है जो मैंने आपको बताया है। ऐसी ही कई और डेंजरस सिचुएशन बनेगी। जैसे दुनिया
में जितने डैम्स है बारिश के मौसम में वो सब ओवरफ्लो होकर टूट जाएंगे, क्योंकि उनके गेट ही नहीं खुलेंगे और बड़े बड़े शहर और छोटे छोटे देश पानी में डूब जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ये मूवी मेरी अब तक की सबसे स्कैरी मूवी है। साथ ही ये मूवी हमें सिखाती है कि हम टेक्नोलॉजी पर कितने निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को पावर आउटेज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था और कैसे लोग ऐसी परिस्थिति का भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से इंसानियत मर चुकी होती है। क्योंकि ये हमने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी देखा था, कैसे लोग एक इंजेक्शन के 50,000 रुपए मांग रहे थे, कैसे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000 का बिका, कैसे डॉक्टर्स ने लाखों का बिल बनाया। अरे हमारे शहर में तो हॉस्पिटल बेड के लिए 7 लाख की बोली तक लगी थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोगों ने निस्वार्थ होकर लोगों की मदद भी की थी। मूवी की ही तरह हमने मजदूरों को अपने गांव पैदल जाते हुए देखा, जिनमें से कई लोग मारे भी गए। खैर मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।